हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी करेंगे और पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन को डिफाइन करें इकोलॉजिकली तो पॉपुलेशन एक ग्रुप है, समूह है ऐसे इंडिविजुअल्स का जो कि सेम स्पीशीज़ यानी एक ही जाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से ये जो ग्रुप है इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो एक सेम हैबिटेट को शेयर करे, यानी एक हैबिटेट में पाए जाएं और साथ में एक कम्युनिटी के यूनिट की तरह, हिस्से की तरह ये फंक्शन करें, तभी इनको हम पॉपुलेशन बुलाते हैं इकोलॉजिकल टर्म्स में। तो मान लीजिए एक कॉमन ग्रास साइनोडॉन जो इसकी स्पीशीज़ का नाम है, अगर वो उसके एक गिवन एरिया में पाए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिफाइंड हैबिटेट में रह रही हैं, तो वो सभी इंडिविजुअल्स जो है एक पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस स्पीशीज़ की। तो एक स्पीशीज़ की एक से अधिक पॉपुलेशंस हो सकती हैं और पॉपुलेशन को हम अलग अलग स्पेशल स्केल के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है पॉपुलेशन का जो कि एक लोकल ग्रुप है तो उसे हम डीम बुला सकते हैं। ऐसी लोकल पॉपुलेशन या डीम्स जनरली बहुत ही छोटे हैबिटेट स्पेस में रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक स्मॉल फील्ड या फिर एक पूल हो वाटर का, टेम्पररी पूल, उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं एक स्पीशीज़ के, वो डीम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी सबसे कम स्पेस में जो इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम स्पेशल स्केल को इंक्रीज़ करते जाएं तो पॉपुलेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं। मेटा पॉपुलेशन एक ऐसा सेट होता है लोकल पॉपुलेशंस का जो कि आपस में कनेक्टेड रहती हैं कुछ इंडिविजुअल्स की डिस्पर्सन के कारण। आगे देखते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। पॉपुलेशन के कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कई सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि उस पॉपुलेशन, जब हम उसे ग्रुप की तरह देखते हैं, ग्रुप की तरह स्टडी करते हैं, तभी वो उसे एक्वायर करती है और इंडिविजुअली वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से सबसे मेन है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉपुलेशन की साइज़ को। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है यानी उस पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो अधिक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो उसका साइज़ भी कम है। डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में हम उसे मेज़र करते हैं। किसी भी गिवन टाइम पर, किसी भी दिए गए समय पर एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में या वॉल्यूम में, अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो उसमें कितनी संख्या पाई जा रही है एक ही स्पीशीज़ के रहने वाले इंडिविजुअल्स की, वो उसकी डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। डेंसिटी को भी अगर हम पर यूनिट टोटल स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्रूड डेंसिटी बुलाते हैं, और अगर हम डेंसिटी को पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस में, यानी कि कितना एरिया जो है अवेलेबल है एक पॉपुलेशन को उसमें रहने के लिए, उसमें कैलकुलेट करें तो वो स्पेसिफिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो अगर हम उस पूरे फील्ड का एरिया मेज़र कर रहे हैं तो वो क्रूड डेंसिटी कहलाएगी, यानी हम टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स देख रहे हैं पर यूनिट एरिया, पूरे फील्ड का एरिया लेते हुए, तो वो क्रूड डेंसिटी है। लेकिन अगर हम केवल उसके हैबिटेट का स्पेस कैलकुलेट करें, हैबिटेट का एरिया जितना एक्चुअल में वो इंसेक्ट, मान लीजिए अगर वो ग्राउंड के अंदर रहने वाला इंसेक्ट है तो हम उसे स्पेसिफिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी कहेंगे, यानी क्योंकि वो पूरे फील्ड में नहीं रह रहा, केवल उस फील्ड के एक पर्टिकुलर हिस्से को ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि उसका हैबिटेट है। अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें डेंसिटी तो वो इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाएगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो वो है नेटेलिटी। नेटेलिटी यानी कि नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन, यानी कोई भी जो स्पीशीज़ या पॉपुलेशन होती है उसमें नए इंडिविजुअल्स जो हैं प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये जो रेट है, दर है नए इंडिविजुअल्स के आने की, जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहे हैं,
रिप्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उसको हम नेटेलिटी कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में हम नेटेलिटी रेट को बर्थ रेट बुलाते हैं, यानी डेमोग्राफी जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसमें नेटेलिटी रेट को बर्थ रेट बुलाया जाता है, क्योंकि ह्यूमंस बर्थ के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यंग वंस को। एक होती है इसमें एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, जिसे हम मैक्सिमम नेटेलिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन में वो कितना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं थ्योरेटिकली, वो जो संख्या है, जबकि उन्हें एक आइडियल एनवायरनमेंट उपलब्ध हो, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल आइडियल हो, आदर्श हो। ऐसे एनवायरनमेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है इंडिविजुअल्स का थ्योरेटिकली, उसे हम जो है एक कांस्टेंट होता है वो एक पॉपुलेशन के लिए, और उसे हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी बुलाते हैं। ये केवल एक थ्योरेटिकल संख्या है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई आदर्श एनवायरनमेंट किसी भी स्पीशीज़ को अवेलेबल नहीं होता जिसमें वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर सके। इसके बाद होती है इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटेलिटी, यानी कि एक्चुअल जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में वो पॉपुलेशन अपना कितना इंक्रीज़ करती है, कितना प्रोडक्शन करती है, वो उसकी इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटेलिटी है, क्योंकि उस पर अभी जो है इकोलॉजिकल लिमिट्स प्रभावी हैं। एक आदर्श एनवायरनमेंट में नहीं रह रही है वो स्पीशीज़, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें कोई ना कोई लिमिट्स उस पर लगी हुई हैं जो उसकी सर्वाइवल को या उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कर रही हैं। तो ये जो नंबर है ये पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन की साइज़ पर, एज कंपोजिशन पर, यानी उसमें कौन सी एज के इंडिविजुअल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज के, प्री रिप्रोडक्टिव एज के या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स, और साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। कई सारे फैक्टर्स पर ये रियलाइज्ड नेटेलिटी डिपेंड करती है। तो नेटेलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द रेट, जिसको डिटरमाइन करने के लिए हम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमें एब्सोल्यूट या क्रूड नेटेलिटी रेट पता चलती है। और अगर हम नंबर ऑफ नए इंडिविजुअल्स जो कि पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट कहलाता है। यानी कि रेट, नेटेलिटी रेट आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट या क्रूड नेटेलिटी रेट, जिसमें केवल कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको ज्ञात किया जाता है, और स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट में टाइम के साथ पर यूनिट पॉपुलेशन कितने नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे ज्ञात किया जाता है। मोर्टेलिटी की बात करते हैं आगे। मोर्टेलिटी यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं उनकी डेथ होना, वो मोर्टेलिटी कहलाती है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की या ह्यूमन डेमोग्राफी की बात करें तो उसमें मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट से होता है। तो मोर्टेलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेथ पर टाइम, यानी मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, तो ये एक मोर्टेलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो इसी तरह जैसे नेटेलिटी में होता है, इसी तरह मोर्टेलिटी में भी दो टर्म्स हैं। एक है मिनिमम मोर्टेलिटी जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि हर स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होगी, यानी आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में, यानी जब एनवायरनमेंट किसी भी तरह से लिमिटिंग नहीं है, जब पॉपुलेशन को एक आदर्श एनवायरनमेंट मिल रहा है ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो उस केस में कम से कम इंडिविजुअल्स की संख्या जिनकी मोर्टेलिटी होगी ही होगी, डेथ होगी ही, उसको हम मिनिमम मोर्टेलिटी बुलाते हैं। और इकोलॉजिकल या रियलाइज मोर्टेलिटी यानी कि जब एनवायरनमेंट आइडियल नहीं है, यानी जो एनवायरनमेंट कंडीशन है एक्चुअल, उसमें जो मोर्टेलिटी या डेथ की संख्या है, कितने इंडिविजुअल्स लॉस्ट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो से हम इकोलॉजिकल या रियलाइज मोर्टेलिटी कहते हैं, जो कि कांस्टेंट नहीं है, पॉपुलेशन के साथ में वेरी करती है। यानी जब पॉपुलेशन की एज या उसकी कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं तो मोर्टेलिटी बदल जाती है, बिल्कुल जैसे कि नेटेलिटी में चेंज आता है। इसी तरह जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं तो मोर्टेलिटी, जो रियलाइज मोर्टेलिटी है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी एज के अकॉर्डिंग डेथ और सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स की संख्या को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लाइफ टेबल बुलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व्स की।
सर्वाइवरशिप कर्व्स आप ये शो करती हैं कि एक पॉपुलेशन में कितने सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर एज पर। तो सर्वाइवरशिप कर्व्स आपको शो कर रही हैं कि किस पर्टिकुलर एज पर जो सर्वाइवर की रेट है या सर्वाइवर इंडिविजुअल्स की संख्या है वो अधिक पाई जाएगी किसी भी पॉपुलेशन में। जनरली 3 प्रकार की सर्वाइवरशिप कर्व्स देखने को मिलती हैं। एक होती है टाइप 1। टाइप 1 कर्व को हाईली कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। ये ऐसी स्पीशीज़ में पाई जाती है जिनमें जो पॉपुलेशन है उसकी मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल लाइफ साइकिल के अंत में, यानी जब जीवन का अंत हो रहा है उस समय जाकर वो जो मोर्टेलिटी रेट है बढ़ जाती है, और बाकी सभी एज ग्रुप्स में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम रहती है। तो कई सारे एनिमल्स जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, एग्जांपल के लिए डियर, माउंटेन शीप और मैन में ऐसी कर्व्स देखने को मिलती हैं। यानी जब जीवन का अंत आ गया है, अंत समय आ गया, एकदम लाइफ स्पेन के एंड पर यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट अधिक देखने को मिलती है, अधिक संख्या में इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही होती है। दूसरी तरह की कर्व है टाइप 3 कर्व, जिसे हाईली कॉन्केव कर्व बुलाया जाता है। ये ऐसी स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है जिनमें यंग स्टेजेस पर मोर्टेलिटी रेट हाई होती है। तो ऐसी स्पीशीज़ में क्या होता है, कई सारे एग्स ये ले करते हैं और उनमें से कई सारे लार्वा जो है फॉर्म होते हैं, लेकिन उन लार्वा में जो मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी यंग स्टेज पर जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ की जो संख्या है, मरने की जो संख्या है इंडिविजुअल्स की, वो काफ़ी अधिक होती है। यानी कि कई सारे लार्वा में से केवल कुछ ही लार्वी सर्वाइव करेंगे और वो आगे जाके एडल्ट स्टेज, वयस्क अवस्था तक पहुँचते हैं। तो वयस्क अवस्था तक आते आते इंडिविजुअल्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर हज़ारों की संख्या में एग्स दिए गए एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स द्वारा, और उनसे कई एग्स डिस्ट्रॉय होने के चांस के बाद केवल कुछ 100 की संख्या में लार्वी बने, और उन 100 की संख्या में से भी केवल कुछ इंडिविजुअल 10-20 की संख्या में ही ऐसे लार्वी होंगे जो वयस्क अवस्था तक पहुँचेंगे। तो मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर हाई है, यंग स्टेजेस में हाई है, और जैसे जैसे एडल्ट स्टेज तक पहुँचते हैं मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाती है। यानी काफ़ी चांसेस हैं कि वो वयस्क अवस्था में जो इंडिविजुअल पहुँचा है वो आगे तक सर्वाइव करेगा। इसका उदाहरण है ऑयस्टर या शेलफिश। उसके बाद देखते हैं टाइप 2 कर्व। टाइप 2 कर्व टाइप 1 और 3 के बीच में फॉल कर रही है। इस कर्व की विशेषता ये है कि ऐसी पॉपुलेशंस जो हैं उनमें मोर्टेलिटी की रेट जो है सभी एज ग्रुप्स पे कांस्टेंट रहती है। तो इंडिविजुअल का जो चांस है वो हर एज ग्रुप पे सर्वाइव करने का समान है। यानी यहाँ पर एज का फ़र्क नहीं पड़ रहा है डेथ रेट पे या मोर्टेलिटी रेट पे। फॉर एग्जांपल के लिए कई सारी बर्ड्स ये कर्व शो करती हैं, यानी चाहे वो यंग स्टेज पे हों, एडल्ट में हों या किसी भी एज पर हों, तो वहाँ पे मोर्टेलिटी यानी मरने के चांस जो उनके समान ही रहेंगे। और ऐसे ह्यूमन बींग्स जिन्हें पुअर न्यूट्रिशन या हाइजीन की कंडीशंस फेस करनी पड़ती है, उनकी भी टाइप 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है सर्वाइवरशिप की। इसके आगे देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का, जो कि है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन से मतलब है एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं उनका स्पेशल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी स्पेस में जो उनका रहने का एरिया है उसमें वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग टेम्पोरल अगर हम देखें तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो 3 तरह का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर, रैंडम या क्लम्प्ड। तो पहले बात करते हैं रेगुलर डिस्पर्सन की। तो रेगुलर डिस्पर्सन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं मोर और लेस इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं एक दूसरे से। तो ऐसा डिस्पर्सन यानी जहाँ पर आप एक पॉपुलेशन के सभी इंडिविजुअल्स को, सभी को एक समान दूरी पर एक दूसरे के स्थित पाएँ, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा प्रकृति में, नेचर में। और इसका एक एग्जांपल है क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड यानी कोई भी फसल जो खेत में खड़ी है उसमें आप देखेंगे तो वो एक मैनेज्ड इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। और उस इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हर फसल दूसरी जो फसल है उससे उनके बीच की जो दूरी होती है, समान दूरी पे वो पौधे लगाए जाते हैं फसल के। तो ये जो है एक एग्जांपल है रेगुलर डिस्पर्सन का। इसके बाद होता है रैंडम डिस्पर्सन। ये भी काफ़ी रेयर होता है, नेचर में देखने को नहीं मिलता आसानी से। तो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल है
वो अपने आस पड़ोस में मिलने वाले इंडिविजुअल से बिल्कुल ही अनरिलेटेड होता है, तो वो उनकी उसकी जो पोजीशन है दूसरों से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है, यानी उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा इंडिविजुअल कहाँ पाया जा रहा है, उसकी अपनी एक पोजीशन है। तो सभी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, और ऐसा केवल तभी देखने को मिलता है जब एनवायरनमेंट यूनिफॉर्म हो और उन्हें एक साथ इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता ना हो। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल्स के जो स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास कई सारे कारण होते हैं कि वो एक जगह इकट्ठा हों, आपस में एक दूसरे के पास आएँ, रिप्रोडक्शन की वजह से, फूड ऑब्टेन करने की वजह से, या कंपनी की वजह से, या रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए कई कारण हो सकते हैं कि उनका पास आना, एग्रीगेट होना आवश्यक हो जाता है। तो नेचर में ये जो डिस्पर्सन है, रैंडम डिस्पर्सन, यानी जिसमें कि एक दूसरे को की पोजीशन से किसी को लेना देना नहीं हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ डिस्पर्सन जो कि कॉमन है पॉपुलेशंस में, वो होता है क्लम्प्ड डिस्पर्सन, यानी इंडिविजुअल्स ऐसे ग्रुप्स में एग्रीगेटेड हो जाते हैं, और ये ग्रुप्स जो हैं वेरी करते हैं साइज़ में, छोटे बड़े ग्रुप्स में, समूहों में इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं किसी भी स्पीशीज़। तो ये होता है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। आप जनरली देखेंगे जो भी ग्रेजिंग मैमल्स होते हैं, डियर हो, एंटीलोप्स हो, उनमें ये ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो एप्स हो, मंकीज़ हो, तो यहाँ पे ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, छोटे या बड़े ग्रुप्स में। उसके बाद बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की। तो एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। जनरली जो ये एज ग्रुप्स हैं उनको 3 प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, एक होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, और एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप से मतलब है ऐसे इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन की जो कि अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं आए, यानी वो अभी प्रजनन करने की क्षमता जो उनमें पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, इसलिए इसे बुलाया जा रहा है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव जो अवस्था है जिसमें वो प्रजनन कर सकते हैं उससे पहले की अवस्था या पहले की एज। दूसरा ग्रुप है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिसमें कि वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता है और जो प्रजनन कर रहे हैं। फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिनमें अब प्रजनन की क्षमता जो है क्षीण हो चुकी है, बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है, और वो उस पॉपुलेशन में कोई नया नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता जो है बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में आ चुकी। ये जो प्रपोर्शन है इन इंडिविजुअल्स का, यानी मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी पाई जा रही है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है, इन सब का जो प्रपोर्शंस हैं, रिलेटिव प्रपोर्शन, वो एक पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कहलाता है, और वो एक्चुअली डिफाइन करता है कि वो पॉपुलेशन आगे जाकर कितना ग्रो करेगी, एक्सपेंड होगी या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन का करंट वर्तमान रिप्रोडक्टिव स्टेटस जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स इन तीनों कैटेगरीज में आ रहे हैं। इस एज स्ट्रक्चर की वजह से ही नेटिलिटी और मोर्टेलिटी अफेक्ट होती है। मान लीजिए एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका मतलब उस पॉपुलेशन में जो है अभी एक्सपेंड होने की क्षमता अधिक है, और एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या अधिक है, यानी कि वो पॉपुलेशन जो है उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है अधिक पाई जाएगी। इस एज स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एज पिरामिड्स को यूज़ किया जाता है। तो एज पिरामिड क्या है? एक वर्टिकल बार ग्राफ होता है जिसमें कि हम नंबर या प्रोपोर्शन दिखाते हैं उन इंडिविजुअल्स का जो कि अलग अलग एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो 3 तरह के हाइपोथेटिकल एज पिरामिड्स बनाए जा सकते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एज पिरामिड। अगर आप एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एज पिरामिड देखेंगे जो कि पहले नंबर पे है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या है वो सबसे अधिक पाई जा रही है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या, और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या। ऐसा पाया जाता है हाउस फ्लाई, ईस्ट और एल्गी के केस में। इनमें क्या होता है कि
क्योंकि अभी पॉपुलेशन जो है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे अधिक है, तो एक पिरामिड शेप का एज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये पॉपुलेशन एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाती है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत अधिक हैं, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जल्दी से रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में बदल जाएंगे, वो फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो इनका नंबर जो है एकदम से इंक्रीज होगा, रैपिडली ग्रो करेगी ये पॉपुलेशन आगे जाकर फ्यूचर में। सेकेंड पे आप देख सकते हैं ये जो बेल शेप्ड देखने को मिल रहा है पिरामिड, ये ऐसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टेबल है, जिसमें ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है और स्टेबल हो चुकी है। इसलिए प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये दोनों एज ग्रुप्स हैं, ये समान देखने को मिल रहे हैं, यानी इनमें इंडिविजुअल्स की संख्या समान है, मोर और लेस इक्वल है साइज़ में ये। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो सबसे छोटा है हालांकि इन दोनों के मुकाबले, लेकिन क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले ग्रुप्स जो हैं समान हैं साइज़ में, इसलिए इसका मतलब कि ये पॉपुलेशन अभी स्टेबल हो चुकी है, इसमें कोई रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही। इसके आगे देखते हैं तीसरी तरह का एज पिरामिड जो कि अर्न शेप्ड का है, यानी इसमें क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे कम रह गई है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या भी कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे अधिक है। तो इस कारण से क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या कम है, तो बर्थ रेट काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है ड्रास्टिकली, और ये जो पॉपुलेशन है एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि डाइंग ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये इसमें बहुत ही जल्दी इंडिविजुअल्स जो हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, क्योंकि वो उनकी डेथ होती जा रही है, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट इसमें काफ़ी हाई है, इस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा समय तक फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये तीन तरह के एज पिरामिड्स हो गए एज ग्रुप्स के आधार पर, यानी ये डिमिनिशिंग पॉपुलेशन का जो कि अर्न शेप्ड होता है, सेकंड नंबर पर स्टेबल पॉपुलेशन का जो कि बेल शेप्ड है, और फर्स्ट नंबर पर पिरामिड शेप का जो कि एक रैपिडली ग्रोइंग या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो पॉपुलेशन में जनरली क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं, हम कह तो रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो एक समान एक ही हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो इंडिविजुअल्स उसी हैबिटेट में रहेंगे, उसी स्पेस में रहेंगे हमेशा। उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर भी जा सकते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स कहीं और से उस पॉपुलेशन में आ भी सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन एरिया। ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला होता है एमिग्रेशन, एक वन वे मूवमेंट है जिसमें इंडिविजुअल्स एक एरिया को छोड़कर किसी और एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो ये आउटवर्ड मूवमेंट होता है, और वन वे होता है यानी केवल छोड़कर जा रहे हैं वो, तो इसे एमिग्रेशन बुलाते हैं। इमिग्रेशन का मतलब है वन वे इनवर्ड मूवमेंट इंडिविजुअल्स का, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो हैं वापस अंदर कहीं और से एक पॉपुलेशन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन हो गया। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन टू वे होता है, और डिपार्चर और रिटर्न इसमें दोनों ही इंक्लूडेड हैं, यानी इंडिविजुअल्स पीरियोडिकली पॉपुलेशन को छोड़कर जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो ये टू वे मूवमेंट होता है माइग्रेशन। तो इन तीनों तरीके से पॉपुलेशन में डिस्पर्सल देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। तो पॉपुलेशन में हमेशा क्योंकि नंबर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन में दो तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम इंक्रीज़ की बात करें यानी ग्रोथ की बात करें, तो दो तरह की ग्रोथ फॉर्म्स पॉपुलेशन जनरली शो करती है। दो बेसिक पैटर्न्स हैं ये, और पहला इसमें से है जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म और दूसरा है एस शेप्ड या सिग्मॉइड ग्रोथ फॉर्म। अगर जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कर्व देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स की संख्या टाइम के साथ यानी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है रैपिडली, एक्सपोनेंशियल फैशन में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती है ये, और अचानक से फिर ये जो इंक्रीज़ है उस पर एक स्टॉप लग जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्टिव हो गया है, या फिर कोई और लिमिट जो है इसकी ग्रोथ पर लग गई। तो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से जो होती है dn/dt = Rn। यहाँ पर n जो है वो पॉपुलेशन का साइज़ है और dn/dt चेंज है पॉपुलेशन साइज़ में पर यूनिट टाइम।
तो ये किसके बराबर होता है, आर एन के बराबर होता है। यहाँ पे आर क्या है, आर इस इक्वेशन में कहलाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज से हमारा मीनिंग है कि जो एक पॉपुलेशन है वो नेचुरली जो उसकी इंक्रीज़ होने की क्षमता है, यानी अपना नंबर बढ़ाने की क्षमता है, या फिर इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म में जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है रिप्रोड्यूस करने की, सर्वाइव करने की, यानी अपना नंबर बढ़ाने की, वो यहाँ पर आर है, यानी इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज़ की। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न है जिसमें कि एकदम से जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो बढ़ता जाता है और फिर एकदम से जो है स्टॉप हो जाता है, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अफेक्टिव हो गया या फिर कोई और लिमिट जो है वो लग गई है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से हमारा मतलब कई फैक्टर्स से है, वो प्रेडेशन, कंपटीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई ऐसा चेंज आ गया जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो एकदम से डेंसिटी में बढ़ती जा रही थी वो अब एकदम से उसका बढ़ना जो है वो रुक जाएगा और उसकी ग्रोथ रेट जो एकदम से डाउन हो जाएगी। जैसे हम जे शेप की कर्व क्योंकि इसमें मिल रही है तो इसे जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। ये एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में क्या होता है, जो एक पॉपुलेशन है उसमें इंडिविजुअल्स की संख्या जो है मल्टीप्लाई होकर बढ़ रही है, यानी या तो 2 गुना, 2 से 4 गुना हो रही है, 4 से फिर 8 गुना हो रही है, 8 से एकदम 16 गुना इस तरह से ही बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें जे शेप कर्व देखने को मिलती है। और फिर जैसे ही कोई एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन की संख्या जो है बढ़ना रुक जाए तो ये जो रेट है एकदम से नीचे आ जाती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो ग्रोथ पैटर्न है वो होता है सिग्मॉइड फॉर्म की कर्व मिलती है इसमें हमें। इसे वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं और इसमें एक लॉजिस्टिक इक्वेशन से इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी यहाँ पे dn/dt यानी जो चेंज है पॉपुलेशन साइज में पर यूनिट टाइम में वो Rnk और k-n/k इस फैक्टर के मल्टीप्लाई करने पर जो ऑब्टेन होगा उसके बराबर होता है। तो ऐसा कब देखने को मिलता है, आप सिग्मॉइड फॉर्म या एस शेप कर्व को देखेंगे तो शुरुआत में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रही है। इस फेज़ को हम इस्टेब्लिशमेंट या पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज़ बुलाते हैं। उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो एकदम से बढ़ जाती है और एक लोगारिथमिक फेज़ जो हमें देखने को मिलती है। फिर ये जाके एकदम स्लो हो जाती है, यानी स्टेबल हो जाती है एक तरह से, तो इसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज़ कहते हैं। और फिर इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है, जो कि इक्विलिब्रियम फिर आगे जाके मेंटेन रखा जाता है। यानी पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम लोगारिथमिक फेज़ में आ जाएगी जहाँ इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज़ यानी धीरे धीरे कम होना शुरू करती है, फिर एक इक्विलिब्रियम पे आ जाती है जिस पर उसे मेंटेन उसी पर मेंटेन रहती है आगे जाकर। तो ये जो अपर लेवल है जिसके आगे कोई इंक्रीज़ नहीं होता उसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। यानी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है सैचुरेशन लेवल को एनवायरनमेंट के, यानी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है वो के होता है, उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा तो एकदम से जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है नीचे डाउन हो जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी तक अगर ग्रोथ रेट मेंटेन की जाती है तो इक्विलिब्रियम बना रहता है। जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो ना तो एकदम से कम होते हैं ना एकदम से बढ़ पाते हैं, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। तो ये लॉजिस्टिक इक्वेशन है और ये लॉजिस्टिक कर्व देती है जब तो इस कर्व में क्या है, एक फैक्टर है k-n/k जो कि इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहा है। ये जो फैक्टर है इसमें k कैरिंग कैपेसिटी है और n जो है पॉपुलेशन साइज़। अगर मान लें कि n पॉपुलेशन साइज़ कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ही कम है तो k-n/k ये जो टर्म है वो 1 के बराबर हो जाएगी और इक्वेशन वापस से क्या हो जाएगी, dn/dt = Rn, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज़ कैरिंग कैपेसिटी से बहुत नीचे है, यानी वो नंबर जिसे एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है उससे अभी बहुत नीचे है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है पॉपुलेशन। लेकिन अगर मान लें जो पॉपुलेशन का साइज़ n है वो इक्वल हो जाए k के, यानी जो टर्म है k-n/k वो 0 के बराबर हो जाए तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी dn/dt = 0।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ कहाँ तक पहुँच गया, n के बराबर हो गया, यानी पॉपुलेशन साइज़ कैरिंग कैपेसिटी की बराबर पहुँच चुका है, यानी वो एनवायरनमेंट जितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता था उसको टच कर दिया उसने। तो यहाँ पर आकर कोई ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिलेगी, अब इंडिविजुअल्स की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसके बाद बात करते हैं बायोटिक पोटेंशियल या आर की। बायोटिक पोटेंशियल या आर जो है उसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं, और बायोटिक पोटेंशियल या मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो उसे बर्थ के साथ मिलती है, कि वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, यानी कितनी अपनी संख्या बढ़ा सकता है, वो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। बायोटिक पोटेंशियल हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है। इसी तरह जो रेट है रिप्रोडक्शन की किसी भी इंडिविजुअल की, वो कुछ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है एक ही टाइम में, तो उससे क्या होता है, उसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, यानी क्योंकि वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग भी अगर जीवित बचे तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी उसकी अपनी जो क्षमता है अपना संख्या बढ़ाने की, वो काफ़ी अधिक होगी। अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल की लॉन्ग रिप्रोडक्टिव लाइफ है, यानी उसकी प्रजनन करने की जो एज रेंज है वो काफ़ी अधिक है, तो भी क्या होगा, वो बड़ी संख्या में रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल है वो अधिक होगा। इसी तरह अगर वो बहुत ही जल्दी जीवन में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो भी उसमें जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हाई पाई जाएगी। तो ये थी पॉपुलेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।